अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले जो पार्ट 1 पढ़ा है उसमें हमने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है, और उसमें के पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन किन किन फेजेस के थ्रू हुई है वो देखा था। आज हम देखेंगे डिफरेंट डिकेड्स के थ्रू डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर कौन कौन से स्पेशल इवेंट्स जो हुए उनकी वजह से जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुई उनको हम डिटेल में देखेंगे। जो पहले पाकिस्तान के 11 साल थे, ठीक है, उसमें इकॉनमी जो है वो सेटल डाउन करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। वो फॉलो कर रहे थे अयूब खान का इरा ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। दैट वाज एट दैट टाइम पाकिस्तान जो है उन कंट्रीज में आ गया था जो कि जिनको स्टेटस दिया गया था डेवलप्ड इकोनॉमीज का, क्योंकि उस टाइम पे हमारी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो आउटपुट थी वो उस टाइम पे काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। और तो इकॉनमी जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही थी। फिर जो वॉर हुई 1971 में, लिबरेशन की वॉर जो हुई ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, ठीक है, तो इसमें हमारा जो मेजर विंग था पाकिस्तान का वो अलग हो गया, ठीक है, और बांग्लादेश बन गया, ठीक। और इसको हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे अगर कहा जाए कि पहले सिर्फ एक पाकिस्तान था, तो अब दो नई इकॉनमीज जो है वो इमर्ज हुई। इसके अलावा जो थर्ड सिग्निफिकेंट इरा था वो 5.5 साल जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का टाइम पीरियड था वो उसको इम्पोर्टेंट इरा कहा जाता है। उसमें जितनी चेंजेस आई हम उसको भी डिटेल में देखेंगे। हिज रूल एंडेड विद इम्पोजिशन ऑफ सेकंड मार्शल लॉ, ठीक है, उसने मार्शल लॉ लगाया अंडर जनरल ज़ियाउल हक 1977 में, ठीक है। फिर जब ज़िया साहब की डेथ हुई 1988 में, तो कंट्री को एक दफ़ा फिर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ गया। जिस तरह से 1947 में एक बिल्कुल न्यू इमर्जिंग इकॉनमी थी, उस टाइम पे मुश्किल हालात थे। फिर 1971 में जब हमारे से ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया, तो उस टाइम मुश्किल हालात थे। और फिर 1988 में एक दफ़ा से फिर जो है इकॉनमी मुश्किल का शिकार हो गई। फिर अनदर मिलिट्री कोप जो था 1999 में बॉर्ड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ एंड कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिविल एंड मिलिट्री अरेंजमेंट्स एग्जिस्टेड इन 1988। उसके अलावा जो 9/11 का इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, उसने वर्ल्ड को डिज़ाइन किया। सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी पे का इम्पैक्ट नहीं आया, बल्कि जितनी भी वर्ल्ड की इकॉनमीज हैं उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आया था, चाहे वो ट्रेड हो चाहे टेररिज्म हो, ठीक है। हर एरिया में उसके डीप इम्पैक्ट्स थे। जब पाकिस्तान जो 1970 की वॉर थी उसमें क्या हुआ था कि उस टाइम पे दो मेन पार्टीज थी, ठीक है, पाकिस्तान में। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और एक अवामी लीग पार्टी थी। जो अवामी लीग पार्टी थी ना, वो समझते थे कि हम बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिहाज से हमारे राइट्स जो हैं वो हमें ठीक तरह से नहीं मिल रहे, क्योंकि जो इलेक्शन हुए उनमें उन्होंने मेजॉरिटी सीट्स जो है वो विन कर ली थी। ऑलमोस्ट 300 में से 288 जो सीट्स थी वो उन्होंने जीत ली थी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनको जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स थी वो नहीं दिए जा रही थी, जिसकी वजह से कंट्री में एक अनरेस्ट की जो है सिचुएशन वो हो गई, ठीक है। और क्या हुआ कि एक जंग छिड़ गई, जिसमें क्या हुआ कि ज़्यादा जो पोर्शन था पाकिस्तान का जो ईस्ट पाकिस्तान में था वो इंडिया के पास गया, और इंडिया ने इस मामले में उनकी हेल्प की, और ये वो पोर्शन जो है वो हमसे अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। लेइंग द फाउंडेशंस ऑफ 1947 टू 58। 1947 में पाकिस्तान जो था वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री था, न्यूली मर्ज्ड कंट्री था, ठीक है, या न्यूली बॉर्न कंट्री अगर इसको कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। और एग्रेरियन था। इसकी बेसिक जो है इकॉनमी हमारी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही थी। एग्रीकल्चर जो गुड्स थी, जो बेसिक फूड था, या वो जो चीज़ें थी एक्सपोर्ट हमारी, और चीज़ें वो हमारी एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर थी। न्यूली इंडिपेंडेंट इकॉनमी थी जिसके पास इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं था, बहुत सर्विसेज लिमिटेड थी, ठीक है, और पॉपुलेशन के लिहाज से हमारी जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। एट दैट टाइम जो हमारा मेन कंसर्न था गवर्नमेंट का वो उस टाइम पे सर्वाइवल था।
बजाय के डेवलपमेंट होना या ग्रोथ करना, उस टाइम पे हम सिर्फ सरवाइव करने की पॉलिसीज जो हैं वो बना रहे थे, जैसे कि प्रोविजन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, शेल्टर मिल जाए लोगों को, हेल्थ सर्विसेज मिल जाए, ठीक है। तो इन या फूड की जो प्रोविजन थी वो उस टाइम पे बेसिक गवर्नमेंट का कंसर्न था। देयर वॉज नो कैपिटल फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्री को उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इकॉनमी के अंदर लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं था। फिर डिकेड्स ऑफ डेवलपमेंट अगर हम देखें 1958 से 68 तक, तो जो ग्रोथ रिकॉर्ड था पाकिस्तान का, स्टैंड आउट 1960s एंड डिक्लेयर द डिकेड ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस। 1960s में जो 5 ईयर प्लान भी बना था, उसके भी तमाम जो टारगेट्स थे वो ऑलमोस्ट अचीव हुए थे। जो एग्रीकल्चरल थी हमारी सारी उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन का भी आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इकॉनमी में, और इकॉनमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन में डिफरेंट ट्यूबवेल जो है वो इंस्टॉल हुए थे, इरिगेशन सिस्टम को बेहतर किया गया था, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया गया था, तो उसकी वजह से भी इकॉनमी जो है वो बहुत बेहतर हुई। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उसके मुकाबले में जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसके टारगेट्स को हमने मैक्सिमम अचीव किया था। अयूब खान का जो इरा था वो कंसीडरेबल अगर हम देखें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्ले, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है हुई थी। ग्रोथ रेट ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सीड्स 20% पर एनम। जो पहले 5 साल थे अयूब खान के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, ठीक है, 17% उसकी ग्रोथ थी। और फिर जो दूसरे 5 साल थे उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रो किया, 6% इंडस्ट्री ने ग्रो किया, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आई। अब अगर हम फिगर्स के थ्रू देखें, ये डाटा वर्ल्ड बैंक से लिया गया है, और 1960s में अगर हम देखें तो हमारी जो जीडीपी थी वो 6.7 थी। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ थी, एनुअल ग्रोथ है, ये परसेंटेज में है, तो एनुअल ग्रोथ जो थी वो 5% थी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9.9% था, सर्विस सेक्टर जो था वो ऑलमोस्ट अराउंड 7% था, ठीक है। फिर इसी तरह अगर 1980s में हम देखें तो ये कुछ इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। जो जीडीपी था 6.45 हुआ, थोड़ा सा 1960 से कम हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी का भी थोड़ा सी कम हुई है, उसमें 9.9 था, और 1980s में 8.21 था, और सर्विस सेक्टर जो था उसमें भी 6.65 था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखें तो 2013 में अगर आते हैं, 12-13 में आते हैं, तो देखें आप जीडीपी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई है, ठीक है। अराउंड 3 पे चली गई है, 2.78 है 2008 से 12, और अगर 2013 में देखें हम तो 3.6 पे है। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जो है वो भी 3.3 पे है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 3.5 पे है, और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ जो है वो 3.7 पे है। तो इसका अगर हम इन सब टाइम पीरियड्स और इन सब इराज को हम देखें तो और कंपैरिजन करें, तो हम 1960s में उस टाइम पे जो कंट्री की सिचुएशन थी और हमारे पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था, लिमिटेड कैपिटल था, अनस्किल्ड लेबर थे, ठीक है। तो उस टाइम की ग्रोथ, उस टाइम के सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ग्रोथ रेट उस टाइम पे हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो उस टाइम पीरियड को हम एक कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम पीरियड था पाकिस्तान की इकॉनमी का। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट को अगर हम देखें 1950s में 3 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। 1960s में बहुत ज़्यादा हुआ 6.7, फिर 1970s में थोड़ा सा कम रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट कंट्री में जितनी सिचुएशन जो प्रिवेल करती रही हैं उनके अकॉर्डिंगली जीडीपी की ग्रोथ भी कम या ज़्यादा होती रही है। फिर 1980s में फिर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो ये टाइम जो था ये आफ्टर द सेपरेशन ऑफ जो बांग्लादेश था, ठीक है, वो टाइम था। और उसके बाद जो है कुछ लिबरलाइजेशन पॉलिसीज लेके आई गई, नेशनलाइजेशन पॉलिसीज लेके आई, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें जीडीपी ग्रोथ रेट का इंडिया चाइना के साथ, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 1960s और 1960 से 70 तक जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी वो सबसे हाई थी,
ठीक है। फिर इसके अलावा 1970 से 80 तक अगर देखें तो पाकिस्तान जो चाइना है वो हमसे थोड़ा आगे निकल गया, और आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अगर हम इंडिया के साथ compete करने की कोशिश करें तो उस टाइम पे हम इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे थे। जो ऑब्जर्वर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो डेवलपमेंट थी उस टाइम पीरियड की, उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस टेंशन्स भी क्रिएट की। एक तो डेवलपमेंट तो हुई, लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ एक सेक्टर को जब बूस्ट दिया जाता है तो बाकी सेक्टर जो है वो डिप्राइवेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पैरिटी आई, किस जीडीपी की डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज उस टाइम पे देखी गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, क्रिटिक्स जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जो दो रीजन्स हैं उनको ग्रोथ की परमिशन दी गई एट द एक्सपेंस ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई तो बाकी जो सेक्टर थे, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की गई और वो नेग्लिजेंस का शिकार रहे हैं। There was a little or no increase in the level of real wage and social equity. Equality was also at little concern. ठीक है, सोशल उस टाइम पे इक्वालिटी नहीं थी, रियल वेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया। ठीक है, सो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा उस टाइम पे नहीं था। फोकस वॉज ऑन रिच सेगमेंट। ठीक है, जो इकोनॉमी का या गवर्नमेंट का फोकस था वो रिच सेगमेंट पे था। ठीक है, एज पोज टू जनरेट मोर सेविंग, क्योंकि जो रिच सेगमेंट होता है वो सेविंग को ज़्यादा जनरेट करता है, और फिर सेविंग से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट आती है इकोनॉमी के अंदर, और इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं और इकोनॉमी जो है वो बेटरमेंट की तरफ मूव करती है। लेकिन ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसमें इट टेक्स लॉन्ग टाइम। It was the era of economic and political progress. Trade was completely closed. ठीक है, एक्सचेंज रेट जो था, ये हम 1960s में हैं अभी बात कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट जो था वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था। स्टॉक मार्केट जो थी वो जो है, जो रिच लोग थे उनके लिए स्टॉक मार्केट में चीज़ें खरीदना या बेचना कोई बड़ा मसला नहीं था। गवर्नमेंट की जो प्रेजेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, नेशनलाइजेशन थी इकोनॉमी के अंदर, और डायरेक्टिंग द एंड इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड मार्केट्स। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसको इम्पोर्टेंस दी गई, क्योंकि जो शुरू के साल थे उसमें एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, और उसको एक सेकेंडरी जो सेक्टर है उसको रखा गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमने शुरू में ग्रो करना शुरू किया, लेकिन उससे हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो है हमारी इकॉनमी एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, और अगर हम एग्रीकल्चर को नहीं बूस्ट करेंगे तो हमारा सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन और बहुत सी इस तरह की स्कीम्स लाई गई जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया गया, तो इसका रिजल्ट ये निकला कि इकॉनमी में जो है वो बेटरमेंट बहुत आई। बैड लक ईयर्स अगर हम देखें फिर 1971 से 77 तक, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो बहुत से इंटेलेक्चुअल जो हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि अयूब खान की जो पॉलिसीज थी वो उसने पॉपुलिज्म को बहुत ज़्यादा जो है राइज किया था। विदाउट अयूब अगर हम देखें तो भुट्टो साहब की जो गवर्नमेंट थी वो पॉसिबल नहीं थी। भुट्टो की जो पॉलिसीज थी, ठीक है, वो नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज थी, लिबरल पॉलिसीज थी। इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो नेशनलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर आया था, ठीक है, जिसने नेशनलाइज किया था मेजर मेटल इंडस्ट्रीज को, आयरन इंडस्ट्रीज को, हैवी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज को। ठीक है, उसके अलावा भुट्टो टाइम पे जो जीडीपी था, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 5% था। Critics said that Bhutto was an unlucky politician in many ways, but loss of East Pakistan was above all. ठीक है, बहुत से उस टाइम पे सर्कमस्टांसिस ऐसे हुए कि जिसके बेस पे जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि वो भुट्टो साहब जो हैं वो एक अनलकी पॉलिटिशियन थे। लेकिन सबसे मेन जो इवेंट हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो यही जो ईस्ट पाकिस्तान हमसे सेपरेट हो गया, वो एक सबसे बड़ा लॉस समझा जाता है। डिवेल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपी जो था उस टाइम पे 120% हुई थी 1970 में, बॉट सिग्निफिकेंट डिविडेंड्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ। 1973 में क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ा दी, जिसकी वजह से हमारा जो बिल था, इंपोर्ट बिल था और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा
डिटोरिएट कर गया, हमारे डेफिसिट में चले गए। आफ्टर 1973 क्या हुआ कि एक्सपोर्ट्स जो थी वो डिक्लाइन कर गई, क्योंकि उस टाइम पे फ्लड आ गया कंट्री में, ठीक है। तो फ्लड आने की वजह से, क्योंकि हम तो जो है वो बेस ही एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर कर रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट्स भी एग्रीकल्चरल थी, तो कॉटन की जो क्रॉप्स थी उसको बहुत ज़्यादा वो फ्लड की वजह से इफेक्ट हुई, पेस्ट आ गए वहाँ पे, जो है कीड़ा लग गया जो सारी फसल थी, तो जो है वो हमारी उस टाइम पे ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन रही। भुट्टो's गवर्नमेंट ऑल्सो लेड फाउंडेशंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फ्यूचर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी उसने बहुत ज़्यादा हमें उससे सबक मिले कि जो है किस तरह की पॉलिसीज़ हम नाफिज करेंगे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकेगी। बेसिक इंडस्ट्रीज वर सेटअप, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश हुई, और उसके अलावा जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी इकोनॉमी में वो लगी। Illiberal economic policies of Bhutto were responsible for growth not only in his own tenure but also in 1977. फिर सेकेंडरी मिलिट्री गवर्नमेंट को अगर हम देखें 1977 से 1988 तक, तो जिया रजीम आई उसमें, ठीक है। जियाउल हक ने 1977 में एक मार्शल लॉ लगाया और उसमें जो है डिपोज किया भुट्टो साहब को, ठीक है। और ये एक हाई लिबरल रजीम थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में। हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई इस टाइम पे, रेट ड्यू टू हैवी इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इस टाइम पे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ करना जो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट हो गए थे। ट्रेंड्स टू लिबराइज इकोनॉमी वाज एस्केलेटेड। रेमिटेंसेस जो थे मिडिल ईस्ट से और इन द फॉर्म ऑफ एड्स और जो है हेल्प आ रही थी हमें, इज लॉन्च इन पाकिस्तान सेकेंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन वेयर मिडिल क्लास एमर्ज एज फॉर्मिडेबल। उस टाइम क्योंकि 1960s के टाइम पे सिर्फ जो इम्पोर्टेंस थी वो रिच लोगों को दी जाती थी, लेकिन इस टाइम पे जो मिडिल क्लास थी वो भी इमर्ज होने लगी और वो अपने राइट्स के लिए बोलने लगी। जिया का जो मार्शल लॉ था उसमें क्या हुआ कि रूल इन्फ्लिक्टेड डीप रूटेड डैमेज, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा कंट्री में डैमेज हुई हमारी सोशली, और जो है कंट्री में से टॉलरेंस जो है वो कम हो गई, वायलेंस बहुत ज़्यादा आया कंट्री में, और इससे इकोनॉमी में सफ़र हुआ, जो कि अभी तक हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं।